वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आज हम क्लास 8 का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर सीबीएसई जो एनसीईआरटी बुक्स में जो क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, आपका सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और आपको चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो दो एग्जाम्पल देना है जिसमें आप पुशिंग या पुलिंग करेंगे। ठीक है, तो पुश का दो एग्जाम्पल दीजिए और पुल का दो एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल्स ऑफ पुश ये है, द पुश एक्सर्टेड बाय अ ब्रूम मूव्स द ट्रैश। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन मूव द ट्रैश और यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रैश बाय पुशिंग विद द ब्रूम। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर अ बॉल lying on the ground moves when it is kicked. So by kicking football lying on the ground, so you can change the state of motion. ठीक है, तो यहाँ भी आप फोर्स लगा रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल्स ऑफ पुल में जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ पुल में आप देख सकते हैं, द पुल एक्सर्टेड बाय अ हॉर्स मूव्स अ कार्ट। ठीक है, तो हॉर्स कार्ट मूव्स व्हेन हॉर्स applies force on the cart, so horse pulls it, so it moves. so ये आपका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द पुल एक्सर्टेड बाय अ स्टीम इंजन मूव्स अ ट्रेन। तो ये भी इंजन पुल्स द ट्रेन। तो ये हो गया टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ पुल एंड पुश। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप चाहे तो दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, पुशिंग और पुलिंग का। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप सभी को मालूम है, फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। ओके, इट कैन चेंज द शेप, इट कैन डिफॉर्म। सो एग्जाम्पल देना है। तो पहला एग्जाम्पल है, बाय लोडिंग अ स्प्रिंग hanging from a rigid support, the length of the spring increases. तो स्प्रिंग बैलेंस में जैसे हम लोड देते हैं, उसके अंदर स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा लेंथ में। ठीक है, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो एक हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, squeezing a rubber ball changes its shape. So squeezing a rubber ball, इतना भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल है। तो दो एग्जांपल हमने लिखा, in which force can cause the change in the dimension or change the shape। तभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में, to draw water from a well we have to dash at the rope। तो क्या करना पड़ेगा, we have to apply force at the rope। तो apply force लिखिएगा। ओके, सेकंड है, a charged body attracts an uncharged body towards it। जैसे कोई भी चार्ज बॉडी है, इफ यू ब्रिंग an uncharged body तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तीसरा है C3C, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट।
तो इसमें वी कैन पुश इट और वी कैन पुल इट ऑल्सो। पुश भी लिख सकते हैं, पुल भी लिख सकते हैं, मैंने पुश लिखा है। ओके, नंबर डी, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट repels the north pole of another magnet. So the north pole will repel north pole, north pole will attract south pole. तो यहाँ पर नॉर्थ है इसलिए रिपेल्स होगा। ठीक है, तो नंबर 3 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, an archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps. तो उस क्वेश्चन है उसमें fill in the blank करना है। ओके, नंबर 1 है to stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its shape. तो जब फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन शेप, तो ये हो गया नंबर ए। बी में जाते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। तो इसमें आप मस्कुलर फोर्स लिख सकते हैं। नंबर सी, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि उसको टच करके फोर्स लगाना है, टू टच द बॉडी एंड अप्लाई फोर्स, तो इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। नंबर डी है, while the arrow moves towards the target, the force acting on it are due to gravity and that due to friction of air। ठीक है, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। तो इस तरह से सो मेनी फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन बो एंड एरो सिस्टम, तो ये हम समझ सकते हैं। अभी क्वेश्चन 5, in the following situations identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of force in each case. तो कुछ सिचुएशन दिया है, आपको फोर्स, कौन फोर्स लगा रहा है और क्या इफेक्ट हो रहा है ये लिखना है। ओके, तो नंबर 1 है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो कौन से फोर्स हो रहे हैं, कहाँ से मिल रहा है फोर्स। सो इन स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जूस वी मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू चेंज द शेप। तो हमें मिल रहा है मस्कुलर फोर्स, यानी कि जो फोर्स मिलता है वो मस्कुलर फोर्स है, और उसकी वजह से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, टू चेंज द शेप। तो शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। नंबर बी में देखिए, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। सो वाइल टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब वी मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ द ट्यूब। When the force also pushes the paste out of the tube, it causes motion. So it also causes motion and it also changes the shape of the tube. तो ये बी का हो गया। नंबर सी देख सकते हैं, a load suspended from a spring while its other end is on the hook fixed to a wall। तो जैसे स्प्रिंग में हम लोड देंगे तो क्या होगा, उसका लेंथ चेंज हो जाएगा। तो व्हेन अ लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स्ड ऑन अ वॉल, द लोड इज अ वेट, ओके, एक्सर्ट फोर्स ऑन द स्प्रिंग टू चेंज इट्स लेंथ। तो इसमें वेट ऑफ द जो लोड है, यानी कि लोड इटसेल्फ इज द वेट, तो दैट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द स्प्रिंग
टू चेंज द लेंथ। तो इफेक्ट क्या है? चेंज इट्स लेंथ, चेंज इट्स शेप भी लिख सकते हैं। ओके, नंबर डी, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो हाई जंप का बात हो रहा है। सो एथलीट पुशेस द ग्राउंड विद द मस्कुलर फोर्स इन हिज फीट। तो यहाँ भी मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है विच हेल्प हिम टू मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो इसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है? इफेक्ट ऑफ फोर्स इज द फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। तो ही इज गोइंग हायर, okay, so is changing the state of motion, is jumping up. So that is the fourth answer, D. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम जाते हैं। blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? So when a blacksmith hammers a hot piece of iron, he uses his muscular force to change the shape of the piece of iron. तो यहाँ पर क्या है? What effect? How does the force affect the piece of iron? यहाँ पर होगा to change the shape. तो ये में important है, change the shape, to change the shape of the piece of iron, ये important है। नंबर 7 देख सकते हैं। तो 7 में है, एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो इसमें जब क्या करते हैं, जब बलून को रब करते हैं दूसरे कपड़ों से, सिंथेटिक क्लॉथ से, तो वहाँ पर वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो चार्ज होने के बाद वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें आ जाता है। तो इसलिए इसमें आंसर होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप लिख सकते हैं when an inflated balloon was pressed against the wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth, it sticks to the wall due to the electrostatic force. तो यहाँ पर what force लिखा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 में जाते हैं हम। 8 का क्वेश्चन इस तरह से है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट containing water held above the ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. अभी जब हम एक बकेट बाल्टी को पानी लेके हम खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं वो समझने की ज़रूरत है। So when we hold a piece plastic bucket containing water above the ground level, muscular force acts in the upward direction. तो एक है आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और दूसरा है weight that force due to gravity in the downward direction. ठीक है, दूसरा फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप जो लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन. सो दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. तो दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्वल है. सो नेट फोर्स इज ज़ीरो. तो नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से सो इट डजंट कॉज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. तो इसमें कोई नेट फोर्स ज़ीरो है, सो इट डजंट कॉज एनी मोशन. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8. अभी क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं. अ रॉकेट हैज़ बिन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. नेम टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड. तो कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? सो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड. तो पहला है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन.
तो उसका वेट है रॉकेट का, तो वो उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, that is also in the downward direction. Why? Because friction acts in the opposite direction, and as the rocket is moving upwards, so frictional force will be in the downward direction. Question number 10. When we press the bulb of a dropper with the nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to atmospheric pressure. क्योंकि नोजल के अंदर का जो एयर है दैट इज स्केप्ड, तो वहाँ निकल गया, उसमें लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है, लो प्रेशर। एंड वाटर सरफेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, जो विच इज़ मोर देन द प्रेशर इनसाइड द dropper, so that will push the liquid up, so water level rises in the dropper, so that is due to option D, atmospheric pressure। ये आपको लिखना, okay। So thank you for watching my video।